नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा हाउस पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे शब्द शक्तियों के ऊपर। शब्द शक्तियां क्या है, इनके प्रकार क्या हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं, इनको हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। देखते हैं शब्द शक्तियों को, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वर्ड पावर। शब्द शक्तियाँ शब्द एवं अर्थ का संबंध ही शब्द शक्ति कहलाता है। यानी कि जो आपका शब्द है और उसका जो अर्थ निकलता है, उन दोनों का योग ही क्या होता है, आपका शब्द शक्ति कहलाता है। अर्थात शब्दार्था संबंधा शक्ति, है ना। इसको और अगर अच्छे समझे तो बोधक जिसे बोला जाता है शब्द, एवं बोध्य जिसे बोला जाता है अर्थ। बोधक जिसे शब्द कहा जाता है, बोध्य जिसे अर्थ कहा जाता है, इनके संबंध को ही क्या कहा जाता है, शब्द शक्ति कहा जाता है। जो शब्द शक्ति होता है उसके जो संक्षेप है या जिसका संक्षिप्त रूप है उसे कहा जाता है शक्ति। यानी कि शब्द शक्ति को संक्षेप में क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। इसके और नाम भी हैं, जैसे वृत्ति या व्यापार। किसी शब्द का महत्व उसमें निहित अर्थ पर निर्भर होता है। बिना अर्थ के संबंध अस्तित्व विहीन एवं निरर्थक होता है। यानी कि जो भी शब्द है आपका, अगर उसका कोई अर्थ ना निकले तो वह अस्तित्व विहीन है और निरर्थक है। शब्द के अर्थ को समझना ही काव्य के आनंद को प्राप्त करने की प्रधान सीढ़ी है। यानी कि आप अगर शब्द के अर्थ को समझ गए तो आपको पूरा का पूरा वाक्य समझ में आ जाएगा। और इसी को कहा गया है काव्य के आनंद की प्रथम सीढ़ी। यानी कि आपको आनंद तब आएगा जब आप उसका अर्थ समझ लोगे। अगर मान लिया है कि कोई चाइनीज़ भाषा लिखी हुई है, अब आपको वो समझ में तो आ नहीं रहा, तो आनंद कहाँ से आएगा, है ना। और वहीं उसी बात को आपकी मातृभाषा में अगर लिख दिया जाए तो आपको समझ में भी आएगा और उससे आनंद भी प्राप्त होगा, है ना। जितने प्रकार के शब्द होंगे उतने ही प्रकार की शक्तियाँ होंगी। यानी कि जितने प्रकार के आपके शब्द होंगे उतने ही प्रकार की आपकी शक्तियाँ होंगी। जो आपके शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के हैं, वाचक, लक्षक एवं व्यंजक, है ना। और इन्हीं के अनुरूप इनके अर्थ होते हैं। यानी कि जो इन शब्द हैं आपके, इन्हीं के अनुरूप इनके अर्थ होते हैं। जैसे वाचक का अर्थ होता है वाच्यार्थ, लक्षक का अर्थ होता है लक्षार्थ और व्यंजक का अर्थ होता है व्यंग्यार्थ। और इन्हीं तीनों रूपों के आधार पर शब्द की 3 शक्तियाँ बनाई गई है। कौन कौन सी है वो 3 शक्तियाँ? अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना, जिनके ऊपर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। संस्कृत के एक महान विद्वान है आचार्य मम्मट। उन्होंने उनकी एक पुस्तक थी काव्य प्रकार, जिसमें 3 प्रकार के अर्थों का निर्देश करते हुए, यानी कि निर्देशित करते हुए 3 शब्द शक्तियाँ बताई है। उन्होंने भी यही बताई है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो क्वेश्चन कभी अगर बन जाए कि किस विद्वान के अनुसार जो ये शक्तियाँ हैं ये दी गई है, तो आचार्य मम्मट के अनुसार, है ना। कौन सी पुस्तक में इसका जिक्र हुआ है? काव्य प्रकाश में। जो आपकी अभिधा शक्ति है उसको अभिधार्थ, मुख्यार्थ, वाच्यार्थ या संकेतार्थ शक्ति भी कहा जाता है। अब हम इनकी एक एक कर डिटेल चर्चा करेंगे, है ना। एक विद्वान और हैं आपके चिंतामणि। यह किस काल के हैं? यह एक रीतिकालीन जो आचार्य हैं वह हैं। उन्होंने कहा है कि जो सुन पड़े सो शब्द, यानी कि जो हमें सुनाई देता है वह क्या कहलाता है? शब्द। और समझी परे सो अर्थ, और समझ में आ जाए तो वह उसका अर्थ है। अब एक एक कर हम शक्तियों को देखेंगे। सबसे पहली शक्ति अभिधा। अभिधा का अर्थ है नाम,
अतः वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य शब्द के साधारण एवं व्यावहारिक अर्थ को प्रकट करने वाली शक्तियों को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। यह शक्ति किसी के गुण, जाति, द्रव, क्रिया का ज्ञान कराती है। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये परिभाषा में आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि अगर आपको वाक्य पूरा 100% समझ में आ जाता है या उसमें कोई झोल झाल नहीं होता है, यानी कि जो रियलिटी है वही आपको बताई जाए। जैसे मैदान में गाय चर रही है, यहाँ पर गाय है तो भी रियल है, मैदान भी आपका रियल है, और चरना यानी वो चर भी रही है। मैं रियलिटी की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जो शक्तियाँ आएगी उसमें आपको पहचानने में मदद मिलेगी। राम क्रिकेट खेलता है तो राम नाम का कोई व्यक्ति है, वह क्रिकेट खेलता हुआ क्रिकेट, है ना। और साधारण एवं व्यवहारिक अर्थ को समझा जा सकता है। और इसमें जो अभिधा जो शब्द शक्ति होती है, इसमें साधारण और जो व्यवहारिक, जो व्यवहार में लाते हैं हम वाक्य, उनके अर्थ को समझा जा सकता है। जैसे लंबे कान वाला पशु, तो लंबे कान वाले पशु एक विशेष पशु होता है। एक लड़की शतरंज का खेल खेलती है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो फिक्र मत करो, जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आता जाएगा, है ना। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो अभिधा शब्द शक्ति है उसमें सीधा सीधा अर्थ निकलता है। और जो लक्षणा होती है, इसमें क्या होता है, इसको देखो, लक्षणा के भेद हैं, है ना। लक्षणा के जो भेद हैं, कारण के आधार पर 2 भेद हैं। कौन से? एक तो रूढ़ा लक्षणा और एक होती है आपकी प्रयोजनवती लक्षणा। कौन सी? एक तो रूढ़ा लक्षणा और एक होती है आपकी प्रयोजनवती लक्षणा। तो जो रूढ़ा लक्षणा है आपकी, इसमें क्या है, रूढ़ा का अर्थ है परंपरा से चला आता हुआ निश्चित अर्थ देने वाली शक्ति, यानी जो रूढ़ी, जो पुरानी, और आप यूँ कह सकते हो जो परंपरागत रूप से जो चली आ रही है और एक निश्चित अर्थ देती है, वह होती है आपकी रूढ़ा लक्षणा। एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। जैसे परंपरा या पहले से प्रचलित प्रयोग, जैसे भारत जाग उठा, यहाँ पर भारत जाग उठा मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, यानी कि यहाँ पर भारत नहीं जागा है, इसके लोग जाग गए हैं। जो भारत में रहने वाले लोग, भारतवासी, वह जागे हैं, ना कि भारत। तो यहाँ पर जो भारत जो प्रयोग हुआ है या जागने का प्रयोग जो हुआ है, या किसके लिए हुआ है, भारतवासियों के लिए प्रयोग हुआ है। भारत बैटिंग कर रहा है, यानी कि भारत बैटिंग नहीं कर रहा है, भारत के जो खिलाड़ी हैं वह बैटिंग कर रहे हैं, है ना। अब आता है लोकोक्ति या मुहावरे के आधार पर। जैसे राम की सरेआम पगड़ी उछल गई, यानी कि राम की सरेआम पगड़ी उछल गई मतलब उसकी बेइज्जती हुई है ना। रियल में उसकी कहीं ऐसा नहीं है कि पगड़ी उछल के ज़मीन पे गिर गई या हवा में उड़ गई, इस तरह से ये नहीं है। उसके बाद क्या है कि जब किसी लोक व्यवहार में रूढ़ी, परंपरा या मुहावरे, लोकोक्तियों के आधार बनाकर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है। मैंने अभी इसका उदाहरण दिया था कि जैसे भारत जाग उठा, तो इससे अभिप्राय है भारत देश न होकर भारतवासियों से है। जाग उठने का अर्थ है जागरूक होना या सजग होना। और कुछ उदाहरण, भारत हार गया, मान लो भारत नहीं आ रहा है, भारत अगर मान लो किस पर्पज से आप बात कर रहे हो या फिर क्रिकेट या खेल से संबंधित है तो उसके खिलाड़ी हारेंगे और उनके भारत के भारतवासी हारेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कि भारत हार गया, कुछ अलग अर्थ दे रहा है यहाँ पे। अभिप्राय है भारतवासियों से। और जैसे कि आइए गांधी जी, तो क्या गांधी जी हकीकत में आ रहे हैं? एक आपने किसी बंधक बोल दिया आइए गांधी जी, है ना, तो गांधी जी थोड़ी आ रहे हैं। वहाँ लाठियाँ चल रही है, तो अब वहाँ लाठियाँ चल रही मतलब लड़ाई हो रही है, लेकिन लाठियाँ ऐसा नहीं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भाग रही है ना। कश्मीर रक्त में डूब गया, तो कश्मीर रक्त में नहीं डूबा है ना।
अब आता है आपका, ये तो हो गए आपके पूरे रूढ़ा लक्षणा के। अब आता है प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा क्या होता है? जहाँ वक्ता के विशेष प्रयोजन या जैसे मंतव्य या जो उसकी मंशा होती वो से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्षार्थ में किया जाता है, यानी कि लक्षण बताने के लिए किया जाता है, तो वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है। जैसे यह ताजमहल कब तक पूरा होगा। यहाँ ताजमहल का मतलब ये नहीं है कि जो आगरा में स्थित वो ताजमहल है, यानी कि किसी के घर में काफ़ी लंबे समय से काम चल रहा है, भैया काम चल रहा है ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो किसी ने पूछ लिया भैया जी ये ताजमहल कब तक पूरा होगा, है ना। ये इस तरह से, यानी कि लंबे समय तक बनने वाली इमारत, यानी कि सब लोग परेशान हो गए देख देख के भैया कब बनेगा कब बनेगा, तो उसको एक लक्षणार्थ दे दिया, मतलब एक लक्षण दे दिया कि भैया ताजमहल कब तक पूरा होगा। नेक्स्ट है मोहन का मन पत्थर है, यानी कि उसका मोहन का जो मन है वो पत्थर है। क्या उसका हकीकत में उसका मन पत्थर है? नहीं, मतलब वह संवेदनहीन है। यह बेग उठता ही नहीं, क्या पत्थर भर लाए क्या, यानी कि उसमें यहाँ पत्थर से तात्पर्य कि यहाँ बहुत वजनदार है, या उठता ही नहीं क्या इसमें पत्थर भर लाए, तो पत्थर का तात्पर्य बहुत वजनदार से। मेरे पड़ोसी ने क्या ताजमहल बनवाया है, यानी कि यहाँ भी एक लक्षण की बात हो रही है, यानी कि बना लिया कहीं, या तो उल्टा सीधा बना लिया होगा तो उसको उपाधि दी भैया मेरे पड़ोसी ने क्या ताजमहल बनवाया है ना। अब कुछ अन्य लक्षणा शक्तियाँ देखते हैं, ये तो थी आपकी मुख्य, उसके बाद कुछ अन्य शक्तियाँ हैं, जैसे उपादान लक्षणा। उपादान लक्षणा क्या होती है आपकी? यदि लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ या अभिधा वाला अर्थ भी सम्मिलित रहता है तो उसे उपादान लक्षणा कहते हैं, यानी कि उपादान लक्षणा जो होती है उसमें अभिधा वाला गुण भी मौजूद होगा। जैसे लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ भी एक उपादान या अंग के रूप में शामिल रहता है। लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ का मतलब क्या है? जो अभी हमने लक्षणा शब्द शक्ति पढ़ी है, कुछ मेल उसका होगा, कुछ अभिधा का होगा, और इनके पूरी तरह मिलने से, यानी कि इनके मेल से उपादान लक्षणा का निर्माण होता है। जैसे भैया जब अलग घर बसाओगे तो नॉन तेल का भाव पता चल जाएगा। यहाँ पर क्या है? नॉन तेल के भाव से मतलब क्या है आपका? यहाँ पर यह है कि तुम्हें जीवन की घर गृहस्थी का जो है वह पता चलेगा कि किस तरह से चलती है, लेकिन इसमें दो शब्द यूज है, नॉन और तेल, तो ये तो आपके क्या हैं? अभिधा, यानी कि इसमें सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है, यानी कि हकीकत में जो अर्थ निकलेगा वो और एक लक्षण वाला, तो इसमें लक्षण भी हैं, है ना। जो नॉन तेल हो गया आपका अभिधा, यानी कि इसमें जो उपादान लक्षणा है इसमें अभिधा का पार्ट कम रहता है और लक्षणा का पार्ट ज़्यादा रहता है। इसमें एग्जाम्पल दे दिया उनने कि भैया जब अलग घर बसाओगे तो नॉन तेल का भाव पता चल जाएगा, यानी कि सारी हकीकत पता चल जाती है, घर किस तरह से चलता है, कितनी परेशानी आता है, ये सब। और उसमें उनने बोल दिया नॉन तेल, तो ये जो आपका नॉन तेल है ये क्या होगा? आपका अभिधा, है ना। एक एग्जाम्पल और, हाथ पांव बचाकर काम करना। अब हाथ पांव बचाकर काम करने से क्या तात्पर्य? उनने ये थोड़ी बोला कि भैया हाथ पांव बचा लेना बाकी सब अंग काट लेना, है ना। तो यहाँ पर भी हाथ पांव जो हो गए आपके क्या हो गए? अभिधा हो गए, और बाकी बचाकर काम करना, यानी कि बाकी जो अंग बचे हैं उनका एक उदाहरण दे दिया कि भैया इनको बचाना है, वो सामने वाला समझ जाएगा। जैसे आपने हाथ पांव बचाकर काम करने को बोला तो वो समझ जाएगा कि अपने को संभल कर काम करना है, ऐसा नहीं कि हाथ पैर बचा लो और बाकी सब काट लो, है ना। इस तरह से लक्षणा क्या होता है? ये जहाँ पर लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ शामिल नहीं होता है। वाच्यार्थ क्या होगा? इसमें शामिल नहीं होगा, अर्थात जो शब्द बोला जा रहा है उसका अभिधा वाला अर्थ शामिल ना होकर उस शब्द का केवल लक्षणा ही शामिल रहता है। यानी कि जो आपका उपादान लक्षणा था उसमें अभिधा का पार्ट भी शामिल था और किसका? लक्षणा का पार्ट भी
शामिल था। लेकिन जो लक्षणा लक्षणा होती है उसमें अभिधा का पार्ट शामिल ना हो करके सिर्फ क्या होगा, आपका लक्ष्यार्थ ही शामिल होगा। जैसे राम गधा है, क्या लिखा है यहाँ पे, जैसे राम गधा है, तो क्या राम वास्तविक में गधा है? नहीं, उसको क्या किया, गधे के जैसी अक्ल है उसकी, इसलिए उसको बोला गया। यानी कि यहाँ गधे का पशु वाला अर्थ शामिल नहीं है। यानी कि यह हकीकत में अगर हाँ ये होता कि जैसे गधा घास खाता है तो यहाँ पे अभिधा होता, क्योंकि गधा गधा है और घास घास है। लेकिन इसमें राम जो है वह गधा नहीं है, उसको एक क्या दे दिया, उसको एक लक्षण दे दिया है, या फिर उसको एक वो दे दी कि उसकी तुलना कर दी कि तुम गधे की तरह हो, राम गधा है ना। इसमें क्या होता है कि जिसकी भी आप उपाधि देते हो कम से कम उसका 25% पार्ट उसमें मौजूद होता है 100% पार्ट में से। जैसे यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है कि जैसे गधा है, उसकी एक पूंछ होती है, 4 पाँव होते हैं, घास खाता है, वह मूर्ख है, तो इस तरह से क्या होगा, गधा होगा। अब इसमें से एक पार्ट उठा के इधर वाक्य में रख दिया, किसी के प्रति उसका प्रयोग कर दिया, है ना, कि मोहन गधा है, राम गधा है, तो क्या हकीकत में वो गधा है? नहीं, वह गधा नहीं है। सिर्फ उसको एक क्या बोल दिया, उसको एक तुलना दे दी या तुलना कर दी गधे से। तो ये होता है आपका लक्षणा। और क्या है, जैसे कि और एक एग्जाम्पल, जैसे दोनों घरों में अच्छा तालमेल है, दोनों घरों में अच्छा तालमेल है, तो दोनों घरों से मतलब क्या है आपका, यहाँ पर दीवार या छतों से उसका तात्पर्य नहीं है। यानी कि मान लो दो घर आपस में जुड़े हुए हैं और आपने बोल दिया भाई दोनों घरों में अच्छा तालमेल, तो घर में नहीं, घर के सदस्यों में है ना। और एक एग्जाम्पल, जैसे सारा गांव अमीर है, तो क्या सारा गांव अमीर है? तो क्या गांव अमीर नहीं है, उसमें रहने वाले लोग अमीर हैं। मेरा घर नर्मदा नदी पर है, तो यहाँ कहने का मतलब है कि क्या नदी में उसका घर है या नदी के ऊपर उसका घर है? क्या नहीं, उसका घर जो है नर्मदा के किनारे है, लेकिन उसने बोला क्या है कि मेरा घर नर्मदा नदी पर है ना। तो ये होता है आपका लक्षणार्थ। और लक्षणार्थ में भी लक्षणा लक्षणा एक बार वो बताता हूँ मैं कि जो उपादान लक्षणा है उसमें अभिधा और लक्षणा दोनों मौजूद होता है, और लक्षणा लक्षणा में सिर्फ लक्षणा ही मौजूद होता है। नेक्स्ट है आपका व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति क्या होता है, जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ अपना अपना अर्थ बोध कराकर शांत हो जाएं और जिस शक्ति से अन्य अर्थ का बोध हो उसे व्यंजना शक्ति, और उससे निकलने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई दूसरा ही अर्थ निकलता है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका व्यंजना शक्ति। उदाहरण से समझ में आएगा आपको। व्यंग्यार्थ पाठक या श्रोता पर निर्भर नहीं करता, है ना, सॉरी, व्यंग्यार्थ पाठक या श्रोता पर निर्भर करता है। जो व्यंजना होता है आपका, शक्ति केवल अर्थ के संकेत भर देती है। यानी कि जो व्यंजना शक्ति होती है वह सिर्फ एक संकेत मात्र देती है, बाकी अर्थ अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार, है ना, अनुसार जो श्रोता या पाठक होता है वो लगा लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी व्यंजना शक्ति होती है यह सिर्फ संकेत देती है और बाकी उसके जो नॉलेज है उसके अनुसार वह उसका अर्थ लगा लेता है। जरूरी नहीं कि वो उसको जो वाक्य बोला गया है कि सामने वाले को कुछ और नॉलेज हो, दूसरे को कोई और नॉलेज हो, या अलग एक समय पर अलग अलग काम हो, उससे अलग अलग संकेत प्राप्त होते हैं और उसी से अलग अलग व्यक्ति अपने हिसाब से इसको समझता है। जैसे संध्या वंदन करने का समय हो गया, संध्या वंदन करने का समय हो गया मतलब संध्या के समय पूजा पाठ करने का समय हो गया। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि शाम हो गई। अब शाम हो गई के लिए सबके लिए अलग अलग अर्थ है। यानी कि जो पक्षी बाहर अपने घोंसले से बाहर गए हैं उनके लिए होगा कि चलो भाई अब घर चलो, शाम हो गई। मजदूर जो लोग होते हैं वह खेतों में काम कर रहे हैं तो बोलेंगे भाई शाम हो गई, चलो टाइम हो गया चलते हैं। ना कि सबके लिए अपना अपना एक अलग अलग उद्देश्य होता है व्यंजना में। घर चलने का समय हो गया दिन भर काम करने वालों के लिए।
पाठ बंद करने का समय होगा, यानी कि दिन भर पढ़ने वालों के लिए। तो ये होती है आपकी शक्तियाँ। शक्तियाँ कितने प्रकार की हो गई आपकी, एक बार और रिकॉल करवा देता हूँ मैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, है ना। अभिधा शब्द शक्ति में सीधा सीधा उदाहरण निकलता है या सीधा सीधा अर्थ निकलता है इसका, है ना। और जो आपका लक्षणा होती है, लक्षणा में किसी से तुलना करना या उसके अनुसार उसके लक्षण बताना, ये लक्षणा होती है। और लक्षणा में हमने पढ़ा उपादान लक्षणा और लक्षणा लक्षणा। जो उपादान लक्षणा होता है उसमें अभिधा और लक्षणा दोनों के गुण मौजूद होते हैं, और लक्षणा लक्षणा में केवल लक्षणा के गुण मौजूद होंगे। और व्यंजना शक्ति जो है यह क्या होती है, एक तीसरा अर्थ का बोध कराती है और सिर्फ यह संकेत देती है, जिससे क्या श्रोता या जो पाठक होता है वह अपने हिसाब से उसका अर्थ समझ लेता है कि यह किसके लिए किसका प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हमारा जो शक्ति चैप्टर है यह समाप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम। धन्यवाद।